विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज का टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की शक्तियां और कार्य, ठीक है। तो लोकसभा संसद में निम्न सदन है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। पार्लियामेंट इज इक्वल टू बता चुका हूं, 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा, 3 इज राज्यसभा। राष्ट्रपति के बाद जो मैंने बोला लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। और साथ में लिखते हैं ब्रैकेट में निम्न सदन, लोअर हाउस। क्या लिखते हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस। और तीसरे नंबर पे हम बोलते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ब्रैकेट में लिखते हैं अपर हाउस। क्यों लिखते हैं? मतलब बताना है हमें कि उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है। साथ में ये भी बता चुका हूं मैं कि जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज क्राउन, 2 इज हाउस ऑफ कॉमन्स, 3 इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है वैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, जैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वैसे यहाँ पर राज्यसभा है। तो समझ में आ गया? ठीक है। लोकसभा को जनप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। देखो इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हो? वोट करते हो। और ये अच्छी किस्मत है कि अभी हाल ही में आप क्या करने वाले हो? वोट करने वाले हो। इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन में आप क्या करोगे? अपने अपने क्षेत्र में सांसदों को क्या करोगे? वोट करोगे, है ना। जबकि राज्यसभा में आप वोट नहीं करते हो, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जनता का सीधा वोट पड़ता है, वो ज्यादा लोकप्रिय सदन होता है हमेशा। क्या होता है? जैसे राज्यों में अगर हम देखेंगे तो विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है। क्या होता है? विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधान परिषद वहां पर क्या होता है? उच्च सदन होता है राज्यों में, जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। सुना है ना आपने? एमएलए है कि एमएलसी है। आपने एमएलसी नहीं सुना होगा उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो आप सुनेंगे एमएलए है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे यहां पर पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा, 3 इज राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल इज इक्वल टू 1 इज गवर्नर, 1 इज गवर्नर, 2 इज लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। ब्रैकेट में लिखिए, फिर मतलब मन में रखिए ना, ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, उच्च सदन, साथ में लिखना जिन राज्यों में है, क्योंकि सारे राज्यों में नहीं होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन क्यों बोल रहे हैं? प्रतिनिधित्व बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन को। क्या बोलते हैं? जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व इसलिए कर रहा है क्योंकि डायरेक्ट आप उसको क्या कर रहे हो? वोट कर रहे हो वहां पर बैठने वाले लोगों को। तो समझ में आ गया? तो जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख बता रहा हूं मैं कि क्या क्या है। तो पहले बांट लीजिए कि विधायी शक्ति अलग अलग से पढ़नी है आपने। क्या पढ़नी है? फिर आपने कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति पढ़नी है, फिर वित्तीय शक्ति पढ़नी है, फिर संविधान संशोधन की शक्ति पढ़नी है, फिर निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य पढ़ना है उसका। शक्तियों को भी पहले क्या कीजिए? फ्लो चार्ट बनाइए। क्या कीजिए? फ्लो चार्ट बनाकर पहले सिर्फ हेडिंग याद कीजिए कि हमें पढ़ना किसके बारे में। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले हम विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करने की शक्ति, फिर जनता की शिकायतों का निवारण करने वाली शक्ति, और फिर अन्य कार्य। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, 250 शब्दों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये आपका मेंस का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपने क्या करना, 250 शब्दों में मेन क्रीम चीजें क्या करनी है, पॉइंट वाइज क्या करना है, नोट्स बनाने हैं उसके। क्लियर हो गया? तो पहले मैं बता रहा हूं विधायी शक्ति। प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक। देखिए, जब भी आपसे पूछता है कि संसद का प्रथम कार्य क्या है, तो आंसर विधि का निर्माण करना। क्या है? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बिल बोलते हैं, हिंदी में विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब उस पर वोटिंग होगी। पहले लोकसभा, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ ऐसे होते हैं कि लोकसभा में ही होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं कहीं भी हो सकते हैं। मैं लोकसभा को लेकर चल रहा हूँ कि माना लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। पास कैसे होता है? जितने भी लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं, तो अगर पक्ष के लोगों ने सबने क्या कर दिया, उस पर ओके वोट कर दिया, तो
इसका मतलब वो बिल क्या हो गया, पास हो गया। कुछ बिल तो क्या होता है 50% + 1 से पास हो जाते हैं, कुछ के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, कुछ के लिए 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि बस एक जो सिंपल लाइन में बोल रहा हूं कि प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। खाली राज्यसभा अकेले विधि नहीं बना सकती, खाली लोकसभा भी अकेले विधि नहीं बना सकती। राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर संसद ने उसका अनुमोदन नहीं किया तो वो भी क्या होगा, अध्यादेश जो जारी करेगा वो भी 6 महीने के लिए रहेगा। कितने महीने के लिए, क्योंकि भाई 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होता है। अगर सत्र जब बैठा, अगर उसमें संसद ने उसका अनुमोदन नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति 108 आर्टिकल 108 याद रखना है आपने। ठीक है, आसान भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो आपकी एम्बुलेंस सेवा चलती है, कभी निशंक जी के समय में शुरू हुई थी उत्तराखंड में, है ना। तो आपने 108 तो वैसे भी याद रहता है। तो 108 ज्वाइंट सिटिंग, 108 मतलब ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं तब फिर वोटिंग होती है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और कब होती है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस, एनडीए, पीसीएस, जितने भी राज्यों के पीसीएस है, हर जगह 108 से क्वेश्चन पूछा है उसने, अलग अलग तरह से पूछा है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या पूछा, किस प्रकार के विधेयक के संबंध में, आपने बोला साधारण विधेयक के संबंध में। किसके, और अगर हम जब वित्त विधेयक पढ़ रहे होंगे, 117 पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर भी जब 2-3 प्रकार के वित्त विधेयक पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का जो वित्त विधेयक होता है वो साधारण प्रकार का होता है। क्या होता है, साधारण विधेयक के तरह समझा जाता हो, उस पर भी 108 बुलाई जा सकती है। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोध दूर करने के लिए कौन, राष्ट्रपति, किस आर्टिकल से, आर्टिकल 108 से क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है, और आज तक 3 ही बार बैठी है। जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से 3 बार बैठी है। वो आगे चलकर पढ़ेंगे हम कि 108 में कब कब बैठी, किन कारणों से बैठी, है ना। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। अब 2 बार आपने साधारण याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, साधारण विधेयक के संबंध में और साधारण बहुमत द्वारा। 108 में विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठे हुए, साधारण बहुमत। समझ में आ गया। अच्छा, कब बैठता है 108, मैंने बताया था कि एक सदन सहमत है, दूसरा सदन असहमत है, दूसरा सदन सहमत है, पहला सदन असहमत है, पहले सदन ने कोई चीज पास कर दी, दूसरे सदन को भेज रखी, 6 महीने से ज्यादा हो गए, मतलब दोनों के बीच में क्या हो गया, गत्यावरोध उत्पन्न हो गया। तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति 108 के तहत क्या बुलाएगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। इतना समझ में आ गया। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दुगनी सदस्य संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही होता है। भाई 243 लोग बैठते हैं लोकसभा, सॉरी 543 लोग बैठते हैं। कितने, पहले हम पढ़ते थे कि 552 बैठ सकते हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि 550 बैठ सकते हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए, आर्टिकल 331 हट चुका है। ठीक है, तो 250 बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने, 243 बैठते हैं। कितने, सॉरी 543 बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 543 बैठते हैं। कितने बैठ सकते हैं, 550 बैठ सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था वो 7 लोग क्यों नहीं बैठते, तो मैंने कहा था अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, सारा जितना भी है वहां के लिए छोड़ रखा है। जिस दिन वो हम क्या कर देंगे, एक्वायर कर लेंगे, उस दिन क्या होगा, वहां से भी सीटें आएंगी, है ना। चलो, तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दुगनी सदस्य संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही होता है। अच्छा, राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं, 250 बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने हैं, 245 बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 245 बैठते हैं। तो 245 पे लगभग क्या डबल दिख रहा होगा आपको, कितना, 500, बल्कि डबल से ज्यादा, 543 बैठते। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है। कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है। तो ये हो गई विधायी शक्ति किसकी,
लोकसभा की। अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है हमने इंग्लैंड से लिया है। कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। व्यवहारता संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका मंत्री परिषद को बोल रहा है। कार्यपालिका किसको बोल रहा है यहाँ पर? मंत्री परिषद के लिए बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए बोल रहा है एग्जीक्यूटिव। वैसे कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति के पास तो पावर्स है नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर काम कर रहा है। तो यहां पर कार्यपालिका का मतलब किससे है? मंत्री परिषद से। तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब मुख्यतः लोकसभा, व्यवस्थापिका का मतलब क्या है यहां पर? लोकसभा के नियंत्रण का कार्य करना पड़ता है, के नियंत्रण का कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। लोकसभा का कार्यपालिका, कार्यपालिका को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बार बार क्वेश्चन पूछता है किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आंसर आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? 75 के 3 में लिखा हुआ कि केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, क्या पूछा गया? क्या पूछा गया? पूछा गया मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? और झट से जवाब दे दिया एस्पिरेंट ने कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? तो क्या आंसर सही है? क्यों? आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपने सीधे जवाब दे दिया झट से लोकसभा के, क्योंकि तोते थे, क्या थे? रटा था, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। छठे भाग में तो पहुंच ही नहीं पाए भारतीय संविधान के। भाई आपने जब उन्होंने ऐसा पूछा कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपने बोलना है केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। साथ में क्या बोलना है आपने? राज्य भी तो होते हैं। अब मंत्री परिषद तो वहां भी है, केंद्र में भी है, मंत्री परिषद यहाँ नहीं है, हमारे उत्तराखंड में नहीं है। तो क्या हमारे यहाँ की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? नहीं, हमारे मंत्री परिषद हमारी विधानसभा के सामूहिक रूप से हमारी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो जब सामने से प्रश्न छोड़ा जाता है तो तुरंत नहीं देना जवाब। क्या नहीं करना? समझ में आ गया? ठीक है। जैसे वित्त आयोग पे पूछा एक बार प्रश्न, क्या पूछा? वित्त आयोग पर। अब ढूंढ के रख लो जल्दी से 243, क्योंकि ऐसा होता है ना, वित्त आयोग को सीधे बच्चा क्या बोलता है? आर्टिकल 280। क्या बोलता है? कहां है जी वित्त आयोग? ऐसे पूछा गया वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आपने बोला 280 में है। आपको लगा कि बस बढ़िया हो गया, लेकिन सिर्फ 280 में नहीं है भाई। किसमें है? 243। अरे भाई राज्यों के लिए भी तो वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग। बताए थे मैंने, 2 फॉर्मूले याद कराए थे मैंने। 243 वित्त आयोग किसमें है? पूछो मत, के में है 243, जेड ए में है। क्या लिखा हुआ 243 के में? चेक करो पहले। 2 ही तो याद कराए थे, 243 कजा 243 आई भाई। एक निर्वाचन आयोग के लिए थे, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, एक किसके लिए थे? राज्य वित्त आयोग के लिए था। अरे भाई स्टार्टिंग में देख लो बेयर एक्ट के, चेक कर लिया 243 के में क्या लिखा हुआ है। अब देखो फिर वही, ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 243 आई वाई होगा उसका आंसर। क्या होगा? 243 आई में, 243 वाई में। तो जब आपसे वित्त आयोग के बारे में पूछेगा तो आपने बोलना केंद्रीय वित्त आयोग 280 में और राज्य वित्त आयोग 243 आई और 243 वाई। 10 बार तो याद करा चुका हूं, लेकिन हमेशा गलत आंसर क्या है? देना है। तो जब तक सही आंसर नहीं दोगे तब तक सिलेक्शन से दूर हो भाई। और जो 243 कजा मैंने आपको याद कराया था, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग और 243 जेड ए भी राज्य निर्वाचन आयोग। समझ में आया? जबकि देश का निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? इलेक्शन होने वाले हैं, क्वेश्चन बनेगा वहां से। देश का निर्वाचन आयोग कहां से, कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम?
हाँ जी, अरे भाई भाग 15 में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? पार्ट 15 में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? पार्ट 15 में पढ़ते हैं। कहां से शुरू होता है आर्टिकल? 324। तो आपने बोलना देश का निर्वाचन आयोग कहां कहां पर पढ़ते हैं? हम 324 में पढ़ते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग कहां पढ़ते हैं? अभी बताया 243 के और 243 जेड है। 243 के और कंडाली महोत्सव मनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कंडाली लेके आओ भाई, उत्तराखंड में एक ही सजा होती है, कंडाली। हाँ, अगर कल तक याद नहीं हुआ तो कंडाली महोत्सव बनेगा। अगला, मंत्री परिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा के विश्वास प्राप्त होगा मतलब मंत्री परिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। बच्चे घबरा जाते हैं इन शब्दों से। विश्वास प्राप्त होगा मतलब, मैंने कहा यार कितना है? 543 है, आधा करो कितना हुआ? जल्दी करो मैथमेटिक्स। 543 का आधा करो और उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक जोड़ दो। पेन चला दिया? हाँ, अच्छा, मन में किया आपने, कंफर्म हो? मैं यहां से बोल दूं तो 272 लोग चाहिए होते सरकार बनाने के लिए। क्या करने के लिए? जब तक सत्तारूढ़ दल के 272 लोग बैठे हैं तब तक सरकार चल रही है। इसका मतलब लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जिस दिन एक भी कम हो गया, समझ लो 50-50 हो गया, विश्वास क्या हो गया? अविश्वास हो गया। समझ में आया? तो मैंने कहा मंत्री परिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ये क्लियर हो गया? यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नाम से ही पता चल रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, कौन बोलेगा? विपक्ष बोलेगा। विपक्ष को अगर ये पता चल गया इधर वालों को कि आपके लोग आपके साथ नहीं है, तो वो क्या लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, वोटिंग होगी। आप ही के बीच के जो कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे? अगेंस्ट वोटिंग अगर कर दी तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मंत्री, प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझ में आया? यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद को तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब जहां जहां पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा तो वहां वहां पर यह मान के चलना कि प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को कब कब त्याग पत्र देना पड़ता है? नंबर 1, जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, क्योंकि विपक्ष को पता चल गया कि 272 लोग नहीं है भाई इनके पास, इनके अंदर क्या फूट पड़ चुकी है, इनमें से कुछ लोग क्या होने वाले हैं? इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जब अगेंस्ट जा रहे हैं तो 272 का आंकड़ा तो है ही नहीं प्रधानमंत्री के पास, उनको फिर क्या सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? दूसरा तरीका होता है, दूसरा कारण क्या होता है कि बजट को नामंजूर कर दे। यार बजट कौन लेके आ रहा है? वित्त मंत्री लेके आ रहा है बजट। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सांसद है, कोई भी मंत्री है, वो सब मतलब एक मंत्री अगर कोई कार्य कर रहा है और वो और लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इनके लोग क्या नहीं है? सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है। सरकार का जब बजट आ गया उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, भाई मंजूर है कि नहीं है। अब पता चला कि आप ही के लोग, यानी आप माना सरकार में बैठे हो आप लोग, ये जो इस तरफ वाले हैं, आपके लोगों में ये पीछे के जो 4 लोग हैं, इन्हें माना क्या 272 लोग लेके सरकार बना रखी, 4 लोग बजट से खुश नहीं है। जबकि इनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ बोलना है या तो हाँ बोलना है। इन्होंने ना बोल दिया। क्या बोल दिया? बजट नामंजूर हो गया। इसका मतलब इनके लोग इनके साथ है नहीं। क्या नहीं है? समझ में आ गया? तो आपको त्याग, प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तीसरा कारण होता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अभी मैंने 4 लेक्चर में बताया था आपको पूरा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में क्या होता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से भाई
ये वाला राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनानी थी। तो जितने अच्छे काम किए इन 5 सालों में सरकार ने, वो सब उसके अंदर है, अभिभाषण के अंदर, और वहां से प्रश्न बनने हैं क्या उन्हें। तो वैसे इतना लंबा नहीं होता अभिभाषण, या इतना पुराना नहीं बताते हैं। अभिभाषण का मतलब होता है कि हमने क्या किया और हमारी आगे नीतियां क्या है, यही तो होता है। कौन लिखता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण? मंत्रिमंडल लिखता है। कौन लिखता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स लिखते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लिखा, राष्ट्रपति ने बोला। आर्टिकल 87 में आपने राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बोलना है, 87 आर्टिकल 87। अब क्या हुआ कि उसके बाद धन्यवाद देना पड़ता महामहिम का। किसका धन्यवाद देना है? अब बोला भाई धन्यवाद दो। कितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं? पता चला फिर ये 4 लोग जो पीछे बैठे हैं इन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। 272 का आंकड़ा था और उसमें 4 लोग क्या हो गए, इन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। इसका मतलब सरकार के साथ सरकार के लोग हैं ही नहीं। प्रधानमंत्री से ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि लिखा किसने था? मंत्रिमंडल ने। पढ़ा किसने था? महामहिम ने। महामहिम तो खाली पढ़ने वाले थे, उन्होंने खाली पढ़ा। लेकिन धन्यवाद का मतलब होता कि हाँ, हम सब लोग समर्थन करते हैं, हम सहमत हैं कि राष्ट्रपति ने जो जो बोला है वो बिल्कुल सही है। क्या है? और हम उसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। 4 लोग फिर दोबारा, मैंने कहा क्या बोलेंगे ना, विद्रोही, रिबेलियंस नहीं, पार्टी में जब क्या करते हैं, विद्रोह कर दिया ना इन्होंने 4 लोगों ने। इन्होंने कहा चाहिए ही नहीं हमें क्योंकि अब ये 4 लोग असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि ये चाहते थे मंत्री बनना। क्या बनना? बुरा मत मानना भाई आप लोग, है ना, 4 लोग मैं बोल रहा हूं, ये लोग मंत्री बनना चाहते थे। इन्होंने सेवा भी की थी पार्टी की, झंडे डंडे भी उठाए थे, सब कुछ किया था, और वृद्धावस्था भी आ रही है। और सरकार ने यह भी बोल दिया कि 75 के बाद कोई बनेगा नहीं मंत्री। क्या नहीं बनेगा? और 75 के मतलब 73 74 ऐसे लगा देते हैं इनकी एज, है ना, कि 71 72 73 74। तो भाई बना दो ना, जब इतनी सेवा की थी तो बना दो। लेकिन इनकी योग्यता पर क्या किया? शक किया। किसने? माना प्रधानमंत्री ने, माना मैंने। तो इन्होंने मन में ठान लिया कि इनकी तो सरकार क्या करेंगे हम, सनम डूबेंगे तो साथ लेके डूबेंगे, है ना। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है? लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, काउंटर क्वेश्चनिंग की जाती है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगे चलकर पढ़ेंगे आप, प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तारांकित अलग होते हैं, अतारांकित अलग होते हैं। मेंस में हमेशा बच्चे उसमें फंसते हैं, तारांकित और अतारांकित क्या हुए। एक में स्टार लगा होता है, एक में स्टार नहीं लगा होता। जिसमें स्टार लगा होता है उसको बोलते हैं तारांकित, और जिसमें स्टार नहीं लगा होता उसको बोलते हैं अतारांकित। और कुछ नहीं होता है, एक का जवाब मौखिक देना होता है, एक का जवाब लिखित देना होता है। वह इतना ही अंतर होता है, इतना ही लिखना होता है, 2 नंबर मिल जाते हैं। कितना? पर बच्चों के लिए अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो उनके लिए तो बड़ा क्या है, हिरोशिमा है वो। क्या तारांकित पूछ लिया कि ऐसा कौन सा प्रश्न हमने तो कभी देखा ही नहीं। स्टार्ड क्वेश्चन और नॉन स्टार्ड क्वेश्चन, समझ में आ गया? ठीक। तो लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से क्या कर सकते हैं भाई? सरकारी नीति के संबंध में, गवर्नमेंट पॉलिसी के संबंध में, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव व निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी नीति की आलोचना कर सकते हैं तथा सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके, या किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके जिससे सरकार सहमत ना हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। क्या करना? पर जब देश आजाद हुआ था तो कुछ गलत चीजों पे विरोध होता था। धीरे धीरे वो एक क्या बन गया, एक ट्रेंड सा बन गया कि हर एक काम पर क्या करना, विरोध करना है। खासकर जहां पर देश की सुरक्षा हो वहां पर भी विरोध करना है, वहां पर भी क्या करना है, मनोबल गिराना है। किसका? ऐसा होता है कि आप तो विपक्ष में हो, आप सरकार को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे सरकार की निंदा कर रहे हो, माना सरकार का विरोध कर रहे हो। लेकिन सरकार का विरोध करते करते आपने सेना का विरोध कर दिया, मतलब
एक सैनिक जो क्या कर रहा, जो सीमाओं पर अपने प्राणों की मतलब बलिदान दे रहा है, अपने प्राणों का क्या जोखिम लेके वहां पर रक्षा कर रहा है, आपने बोल दिया, जैसे सरकार ने बोला कि भाई ये घटना हुई और विपक्ष ने बोला नहीं हुई जी, झूठ बोल रहे हैं, तो क्या होता है, सैनिकों का मनोबल गिरता। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या नहीं होना चाहिए? विपक्ष का काम ठीक है विरोध करना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विरोध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एक स्वर में बोलना चाहिए कि हाँ हुआ है, ठीक है। सरकार और जो सबूत होते हैं वो आपस में पूछे जा सकते हैं, कैमरे के सामने, देश के सामने नहीं बोलने चाहिए कभी भी ऐसे। तो समझ में आ गया। या कभी कभी क्या होता है कि देश की आलोचना अगर आपने करनी, देश के अंदर करो, संसद के अंदर बैठ के, विदेश में जाके मत करो, कभी मत करो, क्योंकि विदेश में देखो रिस्पेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। पर अगर आपने क्या कर दिया, विदेश में जाके बोला कि नहीं जी सब झूठ है, सब गलत है, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। समझ में आया? ठीक। तो मैंने कहा काम रोको प्रस्ताव व निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसकी नीति की आलोचना कर सकते हैं, सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके। इसको देखो, बजट को अस्वीकार करने के लिए विपक्ष अकेले नहीं कर सकता अस्वीकार, विपक्ष को यहां सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग खींचने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा 4 लोग खींचने पड़ेंगे अपनी तरफ कि भाई आज क्या करना है, बजट को क्या करना है, पारित नहीं होने देना। क्या नहीं होने देना? और 4 लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही। और इनको पहले ही विपक्ष क्या करेगा, बता देगा कि भैया अब सरकार गिरेगी, दोबारा इलेक्शन होगा, या हम मिलकर सरकार जो भी होगा हम आपको मंत्री पद देंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया वाला मंत्री पद देंगे। कौन से? टॉप क्लास के जो मंत्री पद है, तो गिरा देंगे, क्या दिक्कत? यही तो चलता है। ये समझ में आ गया भाई? सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके, देखो सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके, वो भी जिसमें सरकार क्या ना हो, सहमत ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है। यानी विपक्ष ने कहा कि भैया ये सरकारी विधेयक में ये संशोधन होना चाहिए, है ना। वोटिंग हुई, पता चला 4 लोग, ये जो मैं बार बार 4 लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये 4 लोगों ने भी कहा हाँ जी संशोधन होना चाहिए, जबकि सरकार चाह रही थी संशोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, गड़बड़ हो गया ना। ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत थी लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा। जब मैं लोकसभा बोल रहा हूं तो लोकसभा में खाली प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और उनके सांसद नहीं आ रहे हैं। जब मैं लोकसभा बोल रहा हूं तो पक्ष और विपक्ष दोनों आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पक्ष और विपक्ष दोनों आ रहे हैं। कहीं आप क्या करो कि मैं लोकसभा बोल रहा हूं, आप प्रधानमंत्री की छवि आ रही है, मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों की छवि आ रही है, और उनके जो सांसद है उनकी छवि आ रही है। विपक्ष भी तो है भाई, विपक्ष और पक्ष दोनों को, जितने लोग अंदर बैठे हुए उन सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो लोकसभा क्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल कौन सा है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 315 किस भाग में है? भाग 14 में है। किसमें है? भाग 14 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आर्टिकल कौन सा है? 148 से 151। कहाँ है? भाग 5 के चैप्टर 5 में, अध्याय 5 में, भाग 5 यानी पार्ट 5 के चैप्टर 5 में। वित्त आयोग कहाँ है? आर्टिकल 280 में। अभी वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो 280 में। लेकिन जब आपसे पूछेगा वित्त आयोग कहाँ है, तो आपने बोलना 280 में भी है। और राज्य वित्त आयोग के 2 आर्टिकल हैं। कहाँ कहाँ? 243, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, आई, और 243 वाई। कंडाली महोत्सव मनेगा, पक्का है, ठीक है। वित्त आयोग समझ में आ गया। भाषा आयोग कहाँ है? भाषा आयोग, राजभाषा पर आयोग कहाँ है? क्या 343, 344 में है क्या राजभाषा आयोग? देखो 343 कहता है हिंदी हमारी राजभाषा है। जब आप भाग 17 में जाते हो तो वहां पर लैंग्वेजेस हैं। क्या है? और 343 से स्टार्ट होता है, तो 343 कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ वहां पर। राष्ट्रभाषा भी बनाना है उसको। क्या करना है? राष्ट्रभाषा बनाना है। दक्षिण के जो हमारे भाई बहन हैं उनके सहयोग से, उनका समर्थन जरूरी है। उनके सहयोग से जब वो हाँ कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट हाँ कर देगा, हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, ठीक है।
फिलहाल राजकाज की भाषा है हिंदी। क्या है? 343 में 344 में शायद राजभाषा आयोग लिखा होगा। क्या लिखा हुआ? देखो किताब मेरे पास भी रखी हुई, मैं भी पढ़ सकता हूं, मैं आपसे पढ़वा रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, उसे देख सको। तो राजभाषा आयोग लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा, लिखा है ना? ठीक है। तो राजभाषा आयोग, ऐसे ही अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, ये एक साथ बोल रहा है लेकिन मैं बता दूं 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। और अब तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बन गया 338 बी। 338 बी में अनुसूचित जनजाति आयोग भी बन गया, सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बन गया। ठीक है। इसकी रिपोर्ट पर विचार करती है। क्या करती है? क्लियर हो गया? प्रतिवेदन जो होता है वो रखा जाता है राष्ट्रपति को, जैसे दे दिया, राष्ट्रपति ने कहाँ रखा? सदन में रखा। सदन में पक्ष और विपक्ष उसकी कॉपी क्या करते हैं? रीड करते हैं। उसी के बाद तो होता है असली काम। अब जी इसके बाद लोकसभा की वित्तीय शक्तियां, लोकसभा की वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्ति क्या है? तो भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को वित्तीय शक्ति की दृष्टि से प्रमुखता प्रदान की गई है। वित्त का जो ज्यादा दे रखा है पावर, वो किसको दे रखा है? लोकसभा को। राज्यसभा को कम पावर है। किसको? राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। गौण मतलब नहीं के बराबर। गौण मतलब नहीं के बराबर। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। 110 में डेफिनेशन है मनी बिल की। इसकी धन विधेयक की डेफिनेशन कहां है? 110 में। पर डेफिनेशन देने से पहले वाले आर्टिकल 109 में ही कह दिया लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। किसकी? तो धन विधेयक 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। अब कुछ बच्चे इसका मतलब ये निकालते हैं कि राज्यसभा में जाता ही नहीं है। जाता है भाई, जाता है, पर पहले लोकसभा में जाएगा। कहां जाएगा? लोकसभा उसको पास करेगी, राज्यसभा के पास भेजेंगे। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। 14 दिन तक अगर वो कोई संशोधन करती है तो वो भी लोकसभा की मर्जी होती है कि उस संशोधन को माने या ना माने। मतलब खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए जाता है राज्यसभा में। आप क्या सोचते हो इस धन विधेयक के बारे में? ठीक है। अगर कोई संशोधन देती है वो लोकसभा की मर्जी, उसको माने ना माने। और 14 दिन तक, अगर 15वां दिन हो गया तो अपने आप ही पारित माना जाता है। 14 दिन तक रोक के रखा, कोई जवाब नहीं दिया, 15वां दिन जैसे ही हुआ वो अपने आप ही क्या माना जाएगा? पारित माना। धन विधेयक है भाई, वो क्या है? मनी बिल है। ठीक है। तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उस धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर, 14 दिन बार बार पढ़ रहे होंगे आप, किसी को हटाना है तो 14 दिन पहले बताना है, भैया हम आपको हटाने वाले हैं, महामहिम आपको हटाने वाले हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी आपको हटाने वाले हैं, राज्यसभा के सभापति जी यानी उपराष्ट्रपति जी आपको हटाने वाले। 14 दिन पहले ये आंकड़ा है। ठीक है। 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि धन विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों रहित, या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना, ठीक है, धन विधेयक लोकसभा को ना लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा ने अगर 14 दिन तक अपने पास रोक के रखा, नहीं भेजा वापस, तो यह माना जाएगा दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया है। ठीक है। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। वार्षिक बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, आर्टिकल 100। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बजट कहाँ है, आपने कहा 112 में। अरे तो भैया राज्य का भी तो बजट होता है, वो 202 में है, तो दोनों आंसर देने हैं आपने। क्या देने हैं? जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई, देन वाई इज अ, आपने कहा सिस्टर ऑफ एक्स। जरूरी है सिस्टर होगी, ब्रदर भी तो हो सकता है, तो दोनों आंसर देना आपने, इधर ब्रदर और सिस्टर। ऐसे ही यहां पर भी है, तो आपने अपने दिमाग को क्या रखना है? अलर्ट मोड पे रखना है। इसमें जब आपसे पूछा जाएगा तो वार्षिक बजट, मैंने कहा यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो 112 में है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लेदर बैग, क्योंकि फ्रांस में जब बजट ले जाया जाता था तो लेदर बैग में
लेके जाते थे, तब से उसको बजट बोलते हैं। बजट इंग्लिश का शब्द नहीं है। अगर मैं प्रश्न पूछता समूह गांव वालों के लिए तो मैं यही पूछता, बजट किस भाषा का शब्द है? क्या पूछता? ठीक है। इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है। इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार भी क्या है? लोकसभा को ही। अरे भैया सुनो, आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो तो संसद का अधिकार है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि पढ़ा है 267, वो राष्ट्रपति का अधिकार है। कहां पर? केंद्र में। और बाद में संसद स्वीकृति देती है। ये थोड़े कि महामहिम ने बोल दिया हाँ भाई खर्च करो और खर्च हो गया, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं। संसद उसका अनुमोदन करती है। इसलिए बोल रहा है कि इस प्रकार समस्त व्यय, समस्त क्यों लगाया? कहीं आप ये प्रश्न पूछो कि जी आकस्मिक निधि पर तो राष्ट्रपति का अधिकार है ना, तो समस्त इसलिए बोला कि राष्ट्रपति ने भले ही आकस्मिक निधि से खर्च करवा दिया हो, लेकिन बाद में संसद को उसका अनुमोदन करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब है भाई बड़ी महत्वपूर्ण चीज, संविधान संशोधन की शक्ति लोकसभा की। क्या? तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध को, अब यह शब्द याद रखना, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 368 में जाइए, एकमात्र भाग है संविधान संशोधन वाला, जो भाग है उसको बोलते हैं भाग 20। कौन सा नंबर का भाग है? भाग 20। उसमें एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 368। इस वक्त बड़ा बवाल हुआ कि नहीं हुआ? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, हुआ कि संशोधन कर सकते हैं नहीं कर सकते। कभी महामहिम उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, कभी कहा नहीं हो सकते, कभी कहा हो सकते हैं। तो पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। उसमें 3 शब्द याद करने हैं आपने, कौन कौन से? परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं। Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may, in exercise to its constituent power, amend by way of addition, variation और repeal। 3 वर्ड याद रखना है आपने, addition, variation और repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in this article। तो 3 शब्द कौन से हैं? अरे भाई वो हिंदी में है, इंग्लिश में एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ठीक है। इन 3 शब्दों को जरूर याद रखिए और हिंदी में याद रखिए। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 368 के तहत यह अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से दिया गया है। दोनों सदनों को, लोकसभा अकेले संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा को भी क्या करना पड़ेगा? उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अतः संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने वाला बिल है वो किस सदन में पेश करेंगे? पहले आंसर इधर ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में। इधर ऑफ द हाउस मतलब इधर इन राज्यसभा और इन लोकसभा, ठीक है। विधेयक को प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। अब आप बोलोगे यार आपने तो बताया था कि 50% + 1 से भी होता है। उसकी गिनती होती नहीं है। अगर उसकी गिनती करने लग गए हम शुरू से तो लाखों में होंगे। अब कितने होंगे? लेकिन जब आप संविधान संशोधन पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो 104, 105, 106, इतने ही तो पढ़ते हो। यानी संविधान संशोधन के जो नंबर पढ़ते हैं वो उनमें पढ़ते हैं जो 2/3 बहुमत से क्या होते हैं। ये पढ़ा था ना आपने, संविधान नम्य है। नरम कब है संविधान? जब 50% + 1 से क्या हो जाता है? ओके हो जाता है। अनम्य कब है? जब 2/3 बहुमत से या 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से कोई चीज अमेंड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम बोलते हैं बड़ा अनम्य है भाई हमारा संविधान। क्या है? बट हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता के बीच में है। किसके बीच में? नम्यता मतलब नरम, अनम्यता मतलब कठोर, उसके बीच में है, ठीक है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में यदि संसद के दोनों सदनों में असहमति है तो विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। एक सदन भले ही पूर्ण बहुमत से कर दे उसको,
और दूसरे सदन ने मना कर दिया तो समझ लो वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, वो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है भाई? जब मैंने 108 बताया तो मैंने सबसे पहले दो शब्द बोले, मैंने कहा साधारण विधेयक के संबंध में। इसका मतलब संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आप क्या नहीं बुला सकते? ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। आप सिर्फ कब बुला सकते हो? सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में ही ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो। मैंने दूसरा शब्द जो याद कराया था वहां पे साधारण बहुमत से, यानी 50% + 1 से पास होता है 108 में, बताया था। ठीक है, साथ में ये भी बताया था जब 108 बैठेगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? वो नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, वो भी नहीं होगा तो मैंने बता रखा राज्यसभा का उपसभापति करेगा, बताया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा जी, अच्छा एक चीज पूछ लेता हूं आपसे, आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ते हो ना? 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पढ़ते हो। तो क्या पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का पहले प्रयास नहीं किया गया? पहले भी किया गया, 73 और 74 से पहले भी किया गया। लेकिन क्या हुआ, मेरे ख्याल से लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में रह गया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया। वरना हम 11वीं और 12वीं अनुसूची हम पहले जोड़ सकते थे, लेकिन 1992 लग गया जोड़ते जोड़ते, 92-93। तो मुझे बताओ कौन से आर्टिकल थे वो, कौन से संविधान संशोधन थे वो जो गिर गए थे? 64-65 थे कि 65-66 थे? देखना, चेक करना। 10वीं अनुसूची जब हम 10वीं कह रहा मैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जब हम जोड़ रहे थे तो 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा और 12वीं अनुसूची हमने 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा। उससे पहले भी संशोधन हुए थे। क्या हुए थे? कोशिश की गई थी, लोकसभा राज्यसभा में किसी एक ने असहमति व्यक्त की उस समय। ठीक, तब तक ढूंढ के रखिए, तब तक मैं आगे बताता हूं। अब लोकसभा का काम क्या भाई? निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। किस रूप में? इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल के रूप में भी काम करती है लोकसभा। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है अनुच्छेद 54 के अनुसार। किसके अनुसार? जब 54 में जा रहे हैं तो यार राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे होंगे। किसके बारे में? क्योंकि 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यही तो है, यही है। 62 है ना, 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। तो आर्टिकल 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। बताया था, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर के भी होंगे। जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे वहां की विधानसभा में क्या होंगे? जब लोग बैठेंगे तो वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन। समझ में आ गया? समझ में आया? जो जो यूटीज हैं, जहां विधानसभा है, वो उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल में भी भाग लेती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब लोकसभा में तो रहे नहीं मनोनीत सदस्य, तो 2 एंग्लो इंडियन वाली प्रथा 331 क्या हो गई? खत्म हो गई। पर राज्यसभा में तो आज भी 12 लोग एंग्लो इंडियन 12 लोग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ख्याति लब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं ना। बैठते कि नहीं बैठते? वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यानी कई बार हम बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। क्या बोलते हैं? यहां पर इलेक्टेड मेंबर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति में इलेक्टेड मेंबर बोलना जरूरी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितने भी देश में जितने भी राज्य में है, साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनसीआर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, और भविष्य में जम्मू कश्मीर भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है भाई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां पढ़ा हमने? 93 में पढ़ा। कल परसों वाली क्लास में क्या पढ़ा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो कहां कहां चुनाव में भाग ले रही है, कहां कहां ले रही है? पहला राष्ट्रपति में, दूसरा उपराष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भाग ले रही है ना। ठीक है। जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की शिकायत, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। किस तक पहुंचाई जाती हैं? सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। फिर अन्य कार्य, अन्य कार्य क्या है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? महाभियोग, मतलब बड़े आदमी पर बड़ा अभियोग, महाभियोग। ठीक है। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया कहां दे रखी है? 61 में दे रखी है महाभियोग की। कहां पर? 56 टर्म एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में कहा गया कि राष्ट्रपति मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य कर ले तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, या राष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र दे दे। लेकिन प्रक्रिया कहां है? 61 में है। प्रक्रिया कहां है? 61 में। तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। अगर लोकसभा महाभियोग लगाती है तो राज्यसभा क्या करती है? जांच करती है। अगला, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कदाचार या असमर्थता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर उन्हें पदच्युत करने के लिए क्या कर सकती है? प्रस्ताव पारित कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए क्या दो आधार होते हैं? एक होती है मिसबिहेवियर, एक होता है इनकैपेसिटी। यानी एक होता है कदाचार, एक होता है असमर्थता। तो कहां आता है वो? संसद में ही तो आता है। कठिन होता है, लेकिन संसद ही क्या करती है? इनको हटा सकती है। अगला, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पहले राज्यसभा में आएगा। कहां पर आएगा? राज्यसभा के लोग उसको पास करेंगे, लोकसभा बाद में क्या होगी? उसको अनुमोदित करेगी या लोकसभा उससे सहमत होगी, तब उपराष्ट्रपति भी क्या हो सकता है? हट सकता है। ये काम भी किसका है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा भाई, वो पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए राज्यसभा को ही अधिकार दिया गया है पहले। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। 122 याद कराया था मैंने, 352 1 महीने बाद संसद का उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, 2 महीने के अंदर संसद उसका अनुमोदन करेगी कि हाँ ठीक है वहां पर राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका भी 2 महीने के अंदर संसद को अनुमोदन करना पड़ेगा कि हाँ ठीक लगा रखा वित्तीय आपात। अगर मना करती है संसद तो वहीं पर वो घोषणा समाप्त मानी जाती है। तो समझ में आ गया? ठीक है। यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा यानी एमनेस्टी देना चाहे, एमनेस्टी सुना है आपने? एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक क्षमा को बोलते हैं। सर्व क्षमा मतलब बिल्कुल मृत्युदंड मिल रखा, उसको बिल्कुल मृत्युदंड उसका हटा दिया। अगर राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति भी संसद से लेनी पड़ेगी। किससे? संसद से लेनी पड़ेगी, खाली मंत्री परिषद से नहीं काम चलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कितना हो गया समय देखिए? ठीक है, इतना काफी। क्वेश्चन बाद में।